नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा षष्ठी का अध्याय 7 पौधों को जाने, भाग 3। हमने अगले भाग में पौधे के विभिन्न भागों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने पौधे की पत्तियों का अध्ययन किया था। जो पौधे के भाग होते हैं कि जैसे कि पौधे के भाग, पौधे की पत्तियां होती हैं, जड़ें होती हैं, पौधे का तना होता है, पुष्प होते हैं, पौधे के ऊपर फल लगे हुए होते हैं। तो इसमें से हमने पहले भाग में पौधे की पत्तियों के विषय में अध्ययन किया था। उसमें हमने पत्तियों के बारे में, जैसे कि पत्तियों का सिरा विन्यास, पर्णवृंत, पत्तियां भोजन निर्माण का कार्य करती हैं, इस सब का अध्ययन किया। अब इस भाग में हम पौधे की जड़ों के बारे में अध्ययन करेंगे कि पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर होता है। तो पौधे के जो मिट्टी के अंदर वाला भाग है वह जड़ होता है। आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में और जानकारी प्राप्त करें। जो जड़ है वह क्या कार्य करती हैं, तो हम उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे क्रियाकलाप 6 दिया हुआ है। इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें आवश्यक सामग्री चाहिए 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची एवं जल। यह क्रियाकलाप 4 से 5 विद्यार्थियों के समूह में कर सकते हैं। हम 4 या 5 लोग कर सकते हैं या स्वयं एक विद्यार्थी भी इस क्रियाकलाप को कर सकता है। बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। कहीं पे भी देखते हैं कि बगीचे में भी कहीं ना कहीं अनावश्यक जो घास के पौधे होते हैं, छोटे छोटे, वह लगे हुए होते हैं, तो उनको उखाड़ना है और लेकर के आना है। पर ध्यान रख रहे हैं कि उसकी जो जड़ है उसको नहीं टूटने देना है। खरपतवार के एक, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि 2 पौधे लिए हुए हैं खरपतवार के, जो अनावश्यक घास होती हैं उसके पौधे। हम सामान्यतः देखते हैं कि बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा खरपतवार उगती हैं, फसल से भी ज़्यादा। तो यह जो खरपतवार के पौधे हमें कहीं पे भी, गलियों में भी मिल जाते हैं, और जैसे घरों के बाहर जो खाली जगह पड़ी रहती है वहाँ पर भी मिल जाते हैं। तो कहीं पे भी ये पौधे खरपतवार के उपलब्ध होते हैं। तो वह 2 पौधे लेने हैं और ध्यान रहे कि जो उनकी जड़ है वह नहीं उखड़नी चाहिए। जो हम पौधे उखाड़ के लाए हैं, 2 पौधे लाए थे, तो उसमें से पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। एक पौधा लेना है, उसको पौधे को गमले के अंदर मिट्टी डाल के उसके अंदर लगा देना है, और दूसरे पौधे को, जो उसकी जड़ है, उस जड़ को काट लेना है। अब इसे दूसरे गमले में लगा देना है। लगाने के बाद में हमें इसमें नियमित रूप से जल देना है। फिर इसके पश्चात अगर हम उसको 10-12 दिन अगर हम उसको पानी देते रहेंगे, 1 सप्ताह के पश्चात इसका प्रेक्षण करना है, क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं। दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं। जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं कि जो पौधा ए है, जो हमने गमला लगाया था, उसमें उसकी जड़ है, और पौधे बी में जो हमने पौधा लगाया उसकी जड़ काट करके हमने उसको गमले में रोपा और फिर उसे आवश्यकता अनुसार पानी दिया। तो कुछ दिनों बाद में जब हम देखते हैं तो यह जो बिना जड़ का पौधा है ये मुरझा जाता है, मृत हो जाता है, इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती है और सूख जाता है। और जो पौधा ए है, जो जड़ सहित है, वह हरा भरा खिला हुआ रहता है। तो इस क्रियाकलाप से हम यह समझ गए होंगे कि जो पौधे होते हैं वो जड़ के द्वारा जल का, खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, अपने अंदर खींचते हैं। अब हम एक और क्रियाकलाप करके देखते हैं कि जो चने होते हैं, घरों में सामान्यतः हम सब्ज़ी बनाने के लिए चने लेकर के आते हैं, तो उन चनों को लेना है और चनों को पानी में भिगो देना है। चनों को जो पानी में भिगोने के बाद में उसमें छोटी छोटी जड़ें निकल के आ जाती है, जैसे कि हम देख सकते हैं चित्र में दिखाया गया है। तो
पौधों की जो जड़ें होती हैं वह भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो इस चित्र में जो जड़ें दिख रही है वो अलग अलग प्रकार की दिख रही है। तो चित्र में एक तो मक्के के पौधे की जड़ दिख रही है, और दूसरी यहाँ पे पहला ए चित्र दिया हुआ है वो एक मकई के दाने का है, और दूसरा है वो एक चने के दाने का है। तो हम अगर दोनों को पानी में भिगोते हैं तो कुछ उससे इस प्रकार की कलिकाएं निकल के आ जाती हैं, क्योंकि ये जो दोनों हैं जो दाने हैं वह अंकुरित होते हैं। तो अंकुरित होने के पश्चात इनसे छोटी छोटी कलियां निकल के आती हैं। तो हम देखें तो इन दोनों जड़ों में कुछ न कुछ भिन्नता है। जो मकई के दाने की जड़ है वह एकदम सीधी है, उससे कोई भी छोटे छोटे रोम नहीं निकले हुए, और जो चित्र बी में जो दिखाया गया है चने के दाने की जो जड़ है उसमें उस जड़ से छोटे छोटे रोम निकले हुए हैं। तो हम देखते हैं कि तो दोनों की जड़ें हैं वो अलग अलग दिखती है। तो मक्के के पौधे की जड़ कैसी है, जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में हम लिख सकते हैं कि मक्के की जड़ कैसी है या फिर चने की जड़ कैसी है। चने एवं मक्के की जड़ों में क्या समानता है, वे किस रूप से एक प्रकार भिन्न प्रतीत होती हैं। तो इस आधार पर जड़ें दो प्रकार की होती हैं। आइए अब हम उसका अध्ययन करेंगे कि खुले मैदान में जाइए जहाँ बहुत सी खरपतवार जो अनावश्यक पौधे हैं वो उग रहे होते हैं, वहाँ हमें जाना है। कुछ खरपतवार पौधे की मिट्टी खोदकर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। सामान्यतः हम देखते हैं कि खरपतवार हर जगह होती है, तो दो पौधे हमको उखाड़ करके लेके आने हैं और पौधे की जो जड़ है उसको पानी से अच्छा धो करके उसको जब धोते समय ध्यान ये रखना है कि उसकी जड़ें थोड़ी पतली पतली होती है, तो ध्यान रहे टूटे नहीं। तो उसको धो करके देखना है। क्या आपने ध्यान दिया है कि सभी खरपतवार जो है उनके पौधे की जड़ें किस चित्र की तरह हैं? जिस चित्र में यहाँ पे दिखाया गया है दो प्रकार की जड़ें दिखाई गई हैं। नंबर ए पे दिया हुआ है मुसला जड़ और दूसरी बी पे दिया हुआ है रेशेदार जड़। तो ये जड़ें दिखाई गई है, तो अलग अलग प्रकार की जड़ें होती हैं। तो जिन पौधों की जड़ें चित्र ए के अनुसार होती हैं वो मुसला जड़ कहलाती है। जैसे कि चित्र ए में यहाँ दर्शाया गया है कि इसमें एक लंबी मुख्य जड़ दिखाई गई है, और दूसरी है वो जड़ें वो पेड़ की शाखाओं के तौर पर, जैसे पेड़ की शाखाएं कैसे निकली हुई होती है वैसे इस मुख्य जड़ से निकली हुई है। तो अगर जिन पौधों की जड़ें इस प्रकार होती है चित्र ए के अनुसार कि एक मुख्य जड़ हो और साइड में छोटी छोटी जड़ें निकल के रखी हुई होती हैं, तो उससे मुसला जड़ कहते हैं। और दूसरा चित्र बी में हम देखते हैं कि जिस पौधे की जड़ें चित्र बी के समान दिखाई देती हैं, जिसमें कोई एक मुख्य जड़ नहीं होकर के उससे बहुत सारी जड़ें निकली हुई होती है, तो उसे रेशेदार जड़ कहते हैं। तो यह जड़ों के प्रकार दिखाए गए हैं। पौधे का एक और महत्वपूर्ण भाग होता है जिसे हम पुष्प बोलते हैं। तो जो पुष्प हैं वो हर एक पौधे पे अलग अलग होते हैं। कुछ पौधों पे पुष्प होते ही नहीं हैं, कुछ पे फूल खिलते हैं। कुछ पौधों के जो पुष्प होते हैं वह पुष्प परागण के पश्चात फल में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो अनार के पौधे के जो पुष्प होते हैं वह परागण के पश्चात अनार का फल बन जाता है। तो यहाँ पे चित्र में गुलाब के 3 पौधे दिखाए गए हैं, चित्र ए, बी और सी, जिसमें जो पहला पौधा है उस पर कोई किसी भी प्रकार की पत्ती या फूल नहीं लगा हुआ। दूसरा जो पौधा है उस पर सिर्फ पत्तियां लगी हुई हैं, और तीसरा जो पौधा है उस पर पत्तियां और फूल दोनों लगे हुए हैं। तो गुलाब के पौधे के 3 आरेख चित्र यहाँ पे दिखाए गए हैं, ए, बी और सी। कौन सी स्थिति में आप पौधे को भली भांति पहचान सकते हैं? तो चित्र 7.1 में पुष्प को रंगने के लिए आप किस किस प्रकार का रंग का उपयोग कर सकते हैं? जैसे कि ये 3 प्रकार के जो पुष्प दिखाए गए हैं, अगर हमको ये सर्वप्रथम ये डंडी दे करके बोले कि ये कौन से पौधे की डंडी है, तो हम नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादातर पौधों को उनकी पत्तियों की सहायता से और उन पे खिलने वाले फूलों की सहायता से पहचानते हैं, तो हम नहीं पहचान पाएंगे। दूसरा जो चित्र है उसमें सिर्फ पत्तियां लगी हुई है, तो हाँ हम काफ़ी पौधों को पत्तियों की सहायता से पहचान पाते हैं। और जो तीसरा है उस पर फूल भी खिले हुए हैं, तो अलग अलग पौधों पे अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं।
तो हम फूलों की और पत्तियों की सहायता से किसी भी पेड़ पौधे को अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। क्या आपने घास, गेहूँ, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या वे चटकीले होते हैं? चटकीले का मतलब है कि जो फूल होते हैं वो अलग अलग प्रकार के रंगों के होते हैं। कुछ फूल पीले रंग के होते हैं, कुछ फूल गुलाबी रंग के होते हैं, कुछ फूल लाल रंग के होते हैं, कुछ बैंगनी रंग के होते हैं। और जो रोज़ है, जिसे हम गुलाब बोलते हैं, जो अलग अलग प्रकार के रंगों में आता है। ब्लैक रोज़ भी आता है, रेड रोज़ भी आता है, पिंक रोज़ भी आता है। तो गुलाब की अलग अलग प्रकार की किस्में पाई जाती है। तो गुलाब की जो पत्तियों का रंग होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम कुछ पुष्पों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमको चित्र में एक पुष्प दिखाया गया है। तो एक क्रियाकलाप दिया है यहाँ पे। इसके लिए आवश्यक सामग्री है एक पुष्प कलिका और किसी पौधे के 2 पुष्प, जैसे कि धतूरा हो सकता है। धतूरा आसानी से गाँव में उपलब्ध हो जाता है, आसानी से कहीं पर भी। गुड़हल का पुष्प, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, इनमें से किसी का भी एक फूल हो सकता है। हमें एक ब्लेड लेनी है, स्लाइड लेनी है, जो कांच की स्लाइड आती है वह लेनी है, अथवा कागज़ लेना है, और एक आवर्धक लेंस जिससे अक्षरों को बड़ा करके देखा जा सकता है वह लेना है, और जल लेना है। इस क्रियाकलाप को करने के लिए खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? कोई भी अगर हम फूल देखते हैं तो उसमें से सबसे सुंदर भाग हमें उस फूल की पंखुड़ियाँ लगती है, जो रंग बिरंगी होती है। तो खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग उस पुष्प की पंखुड़ियाँ होती हैं। तो विभिन्न पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं। आपने अपने विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थी? कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया है कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? हम जैसे देख सकते हैं चित्र में कि जो ये फूल गिला है, फूल के नीचे, खिले हुए फूल के नीचे कुछ हरे रंग की छोटी छोटी पत्तियों जैसी संरचनाएं होती हैं। पुष्पवृंत के नीचे जो ये डंडी है पुष्प की, उसको हम पुष्पवृंत बोलते हैं, और उसके ऊपर कुछ पत्तियों के समान छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं पुष्प के चारों ओर। तो उसे बाह्य दलपुंज बोलते हैं, और जो अंदर वाला भाग है उसे पंखुड़ियाँ बोलते हैं, या फिर दलपुंज भी कहते हैं। तो पुष्प के बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को हम देखते हैं कि प्रत्येक पुष्प में ज़्यादातर फूलों में जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज पाया जाता है। तो इसमें कितने बाह्य दल हैं? क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र हैं? जो बाह्य दलपुंज हैं, जो हरी हरी पत्तियों के समान संरचनाएं हैं, वो कुछ फूलों में एकदम से जुड़ी हुई रहती हैं, कुछ फूलों में अलग अलग रहती हैं। आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? मान लो हम किसी पुष्प का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें जो पंखुड़ियों की संख्या है वह भी अलग अलग होती है। क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हुई है या स्वतंत्र है? क्या जुड़े हुए बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग है या संयुक्त हैं? तो इसी के आधार पर जो फूल है उनकी जो आकृति है वह भिन्न भिन्न होती है। तो इसी के आधार पर यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके उत्तर आपको देने हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, मुसला जड़ किसे कहते हैं? दूसरा है, रेशेदार जड़ किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न है, मुसला जड़ किन किन पादपों में पाई जाती है या पेड़ों में पाई जाती हैं? तो किन्हीं 2 पेड़ों के नाम लिखने हैं। पौधे अपने किस भाग से जल का अवशोषण करते हैं? पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वह भोजन को पौधों में, जैसे कि किसी पौधे ने भोजन बनाया तो वह पौधा अपना भोजन किस रूप में संचित रखेगा? अगला छठा प्रश्न हमारा है, बाह्य दलपुंज किसे कहते हैं? सातवां प्रश्न है, किसी एक पुष्प का चित्र बनाना है और उस चित्र बनाकर उसमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज को अंकित करना है, उनके नामांकन करने हैं। धन्यवाद।